हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन तंजीला मसर ने। तंजीला साहबा, क्या कहेंगी इसके ऊपर? साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने साइफर ड्रामा बेनकाब कर दिया है। जी देखिए, इस ड्रामे के बेनकाब होने के तो बहुत सारे शवाहिद हमारे पास पहले से भी मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुद इस ड्रामे का हिस्सा थे और आपको याद है कि जो मुबैना ऑडियो लीक्स आए थे जिसमें आजम खान साहब ये कहते हुए सुनाई देते थे कि वो मैनेज कर लेंगे, मिनट्स का कोई मसला नहीं है, तो उनकी तरफ से ये बयान आना जाहिर बात है बहुत अहम है और इमरान खान साहब के खिलाफ एक आप कह लीजिए कि एक बहुत बड़ा चार्जशीट है, क्योंकि अब उनके साथ के जो लोग हैं वो कंफेशनल स्टेटमेंट देना शुरू हो गए हैं। वो लोग जो उनकी कैबिनेट का हिस्सा थे, वो लोग जो चीफ किचन कैबिनेट का हिस्सा थे, तो जाहिर है ये एक बहुत बड़ा स्टेप बैक हो सकता है खान साहब के लिए। लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ और भी है कि आजम खान साहब के लापता होने की खबरें चल रही थी और मालूम नहीं कि वो कब मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए, क्योंकि ये 164 का जो बयान होता है ये मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान। तो ये बहुत अहम बयान इस वजह से भी है कि कल ही हमने देखा था कि लाहौर से परसों कि लाहौर हाई कोर्ट ने भी साइफर का जो मामला है उसकी इन्वेस्टिगेशन की इजाज़त FIA को दे दी। उससे पहले इन तमाम चीज़ों पे इन्वेस्टिगेशन जो है वो अदालतों में रुकी हुई थी। खान साहब की कानूनी टीम हर जगह पे स्टे लेके बैठी हुई थी और इसी तरीके से खान साहब के लिए जो इस्लामाबाद की अदालतें हैं वहाँ पे भी उनका जो इद्दत में निकाह का मामला है उसको भी अब सुनवाई उसकी होने के इम्कानात वाज़ेह हो गए। तो ऐसा लग रहा है कि अब अदालतों के अंदर खान साहब के लिए रिलीफ की जो गुंजाइश थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। जहाँ तक साइफर की बात है, क्योंकि मुबैना ऑडियोज़ में तकरीबन यही कहानी थी जो आजम खान साहब के 164 स्टेटमेंट में है और अब मसला ये है कि खान साहब ने एक ड्रामा रचाया, एक रूटीन की जो कम्युनिकेशन होती है सफारत खानों की और हुकूमतों की, उसको बुनियाद बनाते हुए उन्होंने एक साज़ी बयानिया बनाया और उसी को इल्ज़ाम दिया कि इस साइफर की वजह से मेरी हुकूमत हटाई गई है। इसी बुनियाद के ऊपर साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ भी उन्होंने नफरत अंगेज एक मुहिम जारी रखी। इसी साइफर के बयानी के ऊपर उन्होंने जो मौजूदा हुकूमत है उसके खिलाफ पूरा नैरेटिव बनाया, फौज के खिलाफ पूरा नैरेटिव बनाया और मुआशरे में एक ऐसी ऐसी तकसीम और ऐसी कंफ्यूजन पैदा की है कि जो यकीनन अखलाकी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी जुर्म है। और खान साहब जितने जो उनको स्टेटस दिया इस कौम ने और अवाम ने जितना उन पर ट्रस्ट किया और जिस तरीके से उनसे उम्मीद लगाई कि वो तब्दीली लेके आएंगे और पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे, ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि खान साहब सिर्फ अपनी जिद में, अपनी अना में और अपने चंद मकासद को पूरा करने के लिए इस तरह से पूरी कौम को एक गलत चीज़ में डाल रहे थे और उसकी बुनियाद के ऊपर बिलखुसूस उन्होंने नौजवानों को, PTI सपोर्टर्स को उन्होंने धोखा दिया है। और ये जो धोखा है अब इसके सबूत पहले तो मुबैना ऑडियो लीक्स थी, लेकिन अब उन ऑडियो लीक्स के अंदर जो किरदार थे अब उनकी ज़ुबानी भी हम सुन रहे हैं, तो यकीनन ये खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। फिर सिर्फ पाकिस्तान के अंदर की बात नहीं है, जो रियासतों के ताल्लुकात होते हैं वो रियासी मफादात की अक्कासी करते हैं, तो खान साहब ने इन सो मेनी वेज उस रियासी मफाद को भी नुकसान पहुँचाने की भरपूर कोशिश। तो ये सारा कुछ इंटेंशनल एक ड्रामा लगता है, ये एक स्क्रिप्टेड ड्रामा था। ऐसा नहीं था कि वो बस उनसे ये चीज़ें हो रही थी, वो चीज़ें कर रहे थे, जानते बूझते कर रहे थे और उनको पता था कि इस चीज़ से पाकिस्तान के मफाद को क्या नुकसान पहुंचेगा, पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात को क्या नुकसान पहुंचेगा। फिर उसके अलावा उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक ड्रामा भी लगाया। फिर इसी स्टेटमेंट में जो एक और चीज़ है कि साइफर जो असली था उन्होंने पास रखा। देखिए, जो रियासत जिस तरीके से चलती है और रियासत के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको कैसे खोलना है, किसने खोलना है, किसने पढ़ना है, कौन पढ़ सकता है, कौन नहीं पढ़ सकता, ये एक पूरा का पूरा एक प्रोसीजरल जो SOPs होते हैं वो बनाए जाते हैं, सारी रियासतों के होते हैं। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी इन्हीं मामलात के ऊपर खुफिया दस्तावेजात अपने पास रखने के इल्ज़ामात उन पर फर्द जुर्म आयद होने के करीब है। और इसी तरीके से खान साहब ने भी ये गैर कानूनी हरकत की है। खान साहब उस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे और वो जितनी भी कम्युनिकेशन या जो भी उनके पास एक्सेस था इंफॉर्मेशन का, वो इस वज़ीर आज़म के ओहदे का एक्सेस था।
वो किसी शख्सियत का एक्सेस नहीं था। ना सिर्फ ये कि उन्होंने उस एक्सेस को अनलॉफुल उसको इस्तेमाल किया गैर कानूनी तरीके से, बल्कि फिर उन्होंने उसको एक बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत गैर कानूनी तरीके से उसको इस्तेमाल किया पाकिस्तान की सियासी इलीट के खिलाफ, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान के रियासी मफादात के खिलाफ, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के खिलाफ। तो खान साहब के ऊपर जो चार्जशीट है वो हर रोज बढ़ती चली जा रही है। उनके साथ के जितने लोग अब मुंह खोलते चले जाएंगे, मजीद उनका मामला जो है वो खराब होता हुआ मुझे दिखाई देता है। और आजम खान साहब जो हैं वो हर एक चीज़ में बहुत करीब थे। खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वैसे भी करीब होते हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर जानती हूँ कि बहुत सारे वफाकी वुज़रा उस वक्त हमें बताते थे कि वो आजम खान को उनको मतलब उसको उनसे गुजर के खासा तक जो एक्सेस है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। आजम खान साहब जो हैं वो इतने इन थे उस पूरे सर्कल में, और ये जितनी भी किचन कैबिनेट की चीज़ें थी, जो कुछ भी मामलात हो रहे थे उस वक्त वो हर एक चीज़ में हिस्सा थे। आज अगर वो जो है सुल्तानी गवाह बन जाते हैं खान साहब के खिलाफ, तो ये भी एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। अभी तो ये उनकी कंसेशनल स्टेटमेंट है इस मामले के ऊपर जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन कल अगर वो खान साहब के साथ के लोग सुल्तानी गवाह बन जाते हैं, उनके खिलाफ गवाहियाँ देना शुरू हो जाते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग ये भी पेशगोई करते रहते हैं कि फराह गोगी भी सुल्तानी गवाह बन सकती हैं, बुशरा बीबी भी सुल्तानी गवाह बन सकती हैं। तो अल्टीमेटली जो इन तमाम चीज़ों का मंतकी अंजाम है वो राइटिंग ऑन द वॉल नज़र आता है कि खान साहब के लिए रास्ते बंद हो रहे हैं। खान साहब खुद अपनी सियासत को बंद गली में ले गए और आज ये साबित हो रहा है। उस वक्त उनके मुखालफीन, उनके नाकदीन उनको कहते थे कि आप सिर्फ साजिशी बयानिए बनाकर इस अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं और मुआशरे में नफरत फैला रहे हैं, और आज आप देखिए कि उनके सारे साजिशी बयानिए सच साबित होकर हमारे सामने आ रहे हैं। तंजीला, ये भी जानना चाहेंगे आप इस पे क्या समझती हैं, एक के बाद एक रहनुमा जो है वो पीटीआई का साथ छोड़ते जा रहे हैं, तो क्या अब इलेक्शन में नजर आ रही है पीटीआई इस तरह? देखिए, जहाँ तक मेरी इत्तलात है, जो हुकूमत के अंदर एक राय पाई जाती है कि पार्टी को किसी तरीके से बैन ना किया जाए, पार्टी के ऊपर पाबंदी ना लगाई जाए। हाँ साहब, क्योंकि डिस्क्वालीफाई होने के उनके इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं, उनके बहुत सारे केसेस अभी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई देंगे। तो अगर जमात पे पाबंदी नहीं लगती तो जमात किसी न किसी सूरत में मौजूद होगी। आपने देखा कि हलीम आदल शेख साहब जो कि अपोजिशन लीडर हैं सिंध में, उन्होंने वज़ीर आला सिंध को कहा कि आप मुशावरत करें निगरान सेटअप के लिए हमारे साथ। मैं कल देख रही थी शाह महमूद कुरैशी साहब भी गिला करते हुए दिखाई दिए कि हमारे साथ मुशावरत होनी चाहिए, क्योंकि पीटीआई अभी सेनेट में मौजूद है। और उसूली तौर पर भी किसी सियासी जमात को बैन करना, क्योंकि सियासी जो हुकूक है वो आइन हमें देता है और सियासत करने का हक हमें कानून देता है, प्रोवाइडेड कि अगर कोई नाअहल हो जाता है किसी के खिलाफ गैर कानूनी जो खास के खिलाफ मुकदमात अगर वो साबित हो जाते हैं, वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो उनके डिस्क्वालिफिकेशन की बुनियाद के ऊपर पार्टी के ऊपर बैन नहीं लगना चाहिए उसूली और कानूनी तौर पर। तो मुझे जो खबरें मिलती हैं, जो जराए हमारे बात करते हैं, उनका यही ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, तो तहरीक इंसाफ किसी न किसी सूरत में मौजूद होगी, लेकिन इलेक्शन आने तक उनके पास उनके साथ लोग कितने रह जाएंगे। देखिए, ये जो साइफर की कहानी है, ये जो तोशा खाना की कहानियां हैं, ये जो खान साहब का जो इद्दत में निकाह का मामला है, और वो बिल्कुल लोग कहते हैं ये ज़ातियात की बात है, लेकिन जिस तरीके से खान साहब ने खुद मजहब को इस्तेमाल किया, उन्होंने मजहब का इस्तेमाल अपने मुखालफिन के खिलाफ किया, खवातीन सहाफ़ियों के खिलाफ किया, खवातीन के खिलाफ किया, और फिर आप एक इतना बड़ा पब्लिक फिगर होते हुए मजहब को आपको पता है कि उसके भी सबूत मौजूद हैं कि उनको कंटेनर पे किसी ने कहा कि इस्लामी टच भी दे दें थोड़ा सा, तो वो इस्लामी टच को इस्तेमाल करते रहे हैं। आज जब उनके ऊपर अपनी बातें आ रही हैं तो वो कहते हैं कि ये ज़ातियात के मामलात हैं, ज़ातियात की बिल्कुल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मैं असूली तौर पर सियासत में ज़ातियात और इस गंदगी के बिल्कुल उसके हक में नहीं हूँ। पाकिस्तान के मुआशरे को बड़ा नुकसान इससे पहले भी हुआ है, लेकिन मामला ये है कि ये इतनी सारी कहानियाँ खान साहब के जो खिलाफ हैं, कौन इन कहानियों का बोझ उठा के इलेक्शन में जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर। और अवाम कितनी भी अंधी तकलीफ कर ले, कितनी भी कल्ट फॉलोइंग हो, कितनी भी हम कहें कि भी खान साहब की पर्सनैलिटी में कोई भी यू टर्न उनका, कोई भी झूठ उनका उनके वोट बैंक को मुतासर नहीं कर सकता, फर्क नहीं पड़ता। देखिए, फर्क पड़ता है, क्योंकि जो हल्के हैं वहाँ पे हल्के के लीडर्स ने वोट लेने जाना है और उनको इन तमाम सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। और अगर एक शख्स के बारे में, क्योंकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट उस वक्त की जो थी सियासत निसार की, उन्होंने एक
सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दे दिया। इन तमाम चीज़ों को रिलीजन को खान साहब का इमेज बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। और मैं तो इसमें बिल्कुल कहने में आर नहीं समझती हूँ कि साकिब निसार समेत जितने भी किरदार खान साहब को सपोर्ट करते रहे हैं, उन सब ने इस मुआशरे को गुमराह किया है, नौजवानों को गुमराह किया। उन्होंने पाकिस्तान को एक ऐसा नुकसान पहुँचाया है, ऐसी नफरत भर दी है। आज भी आप जाके देखिए, कल मुझे दुख हो रहा था कि रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, उनका जवां साल बेटा रोड एक्सीडेंट में फौत हो गया। वहाँ पे भी अगर आप आके पीटीआई के लोगों की जबान देखते उस थ्रेड के पीछे, तो आप सोचते हैं कि ये इस मुआशरे में कैसा नासूर इन्होंने फोंक दिया है, किस तरह का हमारे मुआशरे को इन्होंने किस राह पे लगा दिया है, नफरत और गाली की जबान पे लगा दिया है। पहले भी थी, लेकिन खान साहब ने इसको तो नुक्ता उरूज पर पहुंचा दिया कि आप अगर कोई बात करते हैं मजहब की, आप कोई हवाला देते हैं किसी बात का, तो जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आपको गालम गलोच कर देते हैं। तो ये जो नुकसानात हुए हैं पाकिस्तान के मुआशरे को, इसको बड़ी दिहाइयाँ लगेंगी वापस आने के लिए। और ये सारा बोझ उठा के कौन लोग पीटीआई के टिकट के ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और आप देखिए कि ये तमाम चीज़ें उनको हॉन्ट करती रहेंगी, क्योंकि आज ये आजम खान का बयान है, मुझे बईद एटीट्यूड नहीं लग रही कि बहुत दूर की बात नहीं है कि खान साहब खुद भी ये सारी चीज़ें मानेंगे। और खान साहब के तो अपने बयानात इतने मुतजाद है, एक बात से दूसरी बात, दूसरी बात से तीसरी बात, इतना तजाद है उस सारी गुफ्तगू में कि अगर कोई भी थोड़ी बहुत भी समझ बूझ वाला आदमी उसको एनालाइज करने की कोशिश करेगा, तो उसको पता चल जाएगा कि ये सारा का सारा जो केस है, ये साजिशी तहरीक का केस है और ये जानबूझ के अपने मकासद को हासिल करने का केस है। अब देखिए, जो उससे भी बड़ा इल्ज़ाम अब लगना शुरू हो गया है, वो ये है कि खान साहब ने किसी खसूसी इंटरनेशनल लॉबी को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान के अंदर ये नफरत के और ये मजहबी जुनूनियत के और ये तमाम बीज बोए हैं। पहले भी थे पाकिस्तान में नफरत के बीज, मजहबी जुनूनियत भी थी, मजहबी कार्ड भी लोग इस्तेमाल करते थे। लेकिन जितना प्लान हो के खान साहब ने एक बयानिए का जो बुखार चढ़ाया पाकिस्तान में नौजवानों को बिलखुसूस, उसकी माफ़ी मुझे नहीं लगता कि वो मिलनी बनती है। क्योंकि अभी तक जो मुझे ज़्यादा अफसोस होता है वो ये कि उनको रियलाइजेशन नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत किया। आज भी अगर आप देखें तो वो आज भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया से बात करते हैं, आज भी वो इल्ज़ामात के ऊपर ही इक्तफा कर रहे हैं। और उनकी आज भी सारी की सारी सियासत लोगों पे इल्ज़ाम लगाने की है। अगर वो आज से चंद महीने पहले ये बात मान लेते और सोच लेते कि उनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, कुछ सियासी गलतियाँ थी, कुछ उनसे कानूनी गलतियाँ जी। हुई हैं, हो सकता है कि उनकी सियासत इस तरह से बंद गलियाँ ना खड़ी होती।